अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सीमा को लेकर। भी वर्तमान में राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जबकि कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंतर्राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय ज़िलों को लेकर राजस्थान की सीमा। तो हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी सीमा कितने प्रकार की होती है दोस्तों। तो सीमा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सा प्रकार होता है दोस्तों? स्थलीय होता है, जबकि दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? तटीय। और स्थलीय की बात करें तो दो प्रकार से हो सकता है, जैसे कि एक अंतर्राज्यीय होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। जबकि तटीय सीमा दो प्रकार की होती है, एक तो मुख्य भूमि तट होता है, जबकि दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? द्वीप समूह के तट। तो हम बात करने वाले राजस्थान के संदर्भ में सीमा को लेकर बात करेंगे। और राजस्थान की जो सीमा लगती है वो कौन सी लगती है दोस्तों? स्थलीय सीमा लगती है, जबकि तटीय सीमा नहीं लगती दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सीमा को लेकर। तो हमारा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सीमा कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, जिसमें से एक प्रकार कौन सा होता है दोस्तों? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा। जबकि सीमा का जो दूसरा प्रकार है दोस्तों वो कौन सा है? वो होता है दोस्तों तटीय सीमा। तटीय सीमा। तो आपको ये भी याद रखना है कि भाई राजस्थान की दोनों में से कौन सी सीमा लगती है, स्थलीय लगती है या तटीय सीमा लगती है। तो ये भी आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की कौन सी सीमा लगती है दोस्तों? स्थलीय सीमा लगती है, जबकि तटीय सीमा राजस्थान के साथ नहीं संघर्ष होती। तो राजस्थान के साथ स्थलीय सीमा लगती है। और स्थलीय सीमा राजस्थान की कितनी लगती है दोस्तों? तो याद रखना 5920 किलोमीटर लगती है दोस्तों। कितनी सीमा लगती है? 5920 किलोमीटर लगती है। अगर बात करें स्थलीय सीमा की, भी स्थलीय सीमा राजस्थान के साथ जो लगती है वो कितने प्रकार से लगती है? तो दो प्रकार से लगती है दोस्तों। एक तो कौन सा प्रकार होता है? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी सीमा है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा। जबकि इसका दूसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों? तो अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा दोस्तों। अंतर्राज्यीय सीमा अगर हम सबसे पहले बात करें भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अगर बात करें राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है दोस्तों वो पाकिस्तान के साथ लगती है दोस्तों। किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ लगती है। जो कि कितनी लगती है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ राजस्थान की क्या लगती है दोस्तों? सीमा लगती है। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है? कितने राज्यों के साथ लगती है दोस्तों? तो ये याद रखना 5 राज्यों के साथ लगती है। जिसमें से कौन कौन से राज्य? तो एक सबसे पहले बात करें तो पंजाब की लगती है दोस्तों। और पंजाब के बाद में बात करें तो हरियाणा की सीमा लगती है दोस्तों। किसकी लगती है? हरियाणा की सीमा लगती है। और हरियाणा के बाद में बात करें तो किसकी लगती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश के बाद में किस राज्य की लगती है? मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा राज्य सीमा बनाता है दोस्तों? तो गुजरात बनाता है दोस्तों। कौन सी रात? गुजरात क्या बनाती है दोस्तों? सीमा बनाता है। तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती कितनी है दोस्तों? तो ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि 5920 में से 1070 घटाते हैं तो कितने आते हैं दोस्तों? तो 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर जो सीमा लगती है दोस्तों वो कौन सी लगती है? राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। जबकि
59-20 कौन सी सीमा लगती है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श होती है दोस्तों? 5 राज्यों के साथ होती है, जिसमें से कौन कौन से राज्य? एक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। जबकि सीमा लगती कितनी है दोस्तों? तो 48-50 किलोमीटर सीमा लगती है। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर। भी राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों, वो किसके साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। और पाकिस्तान के साथ अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है तो वो कौन सी लगती है दोस्तों? इसका नाम क्या है दोस्तों? अगर बात करें इसका निर्धारण कब किया गया या इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया? ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो किस देश के साथ लगती है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ। किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। और अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती कितनी है? 1070 किलोमीटर लगती है दोस्तों। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर, भी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी लगती है? भारत और पाकिस्तान के मध्य या राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य? तो वो सीमा लगती है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अगर बात करें रेड क्लिफ रेखा की, भी रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, लेकिन इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? निर्धारण। इसके निर्धारण की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है वो सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। और ये माना जाता है इसका निर्धारण कब किया गया दोस्तों? तो 14 अगस्त सन 1947 को किया गया था। जबकि इसका जो प्रकाशन है दोस्तों, वो प्रकाशन कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ? तो 17 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रकाशन में आई है क्योंकि पहले इसका निर्धारण कर दिया गया था सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा। क्योंकि ये किसके आधार पर इसका निर्धारण किया गया दोस्तों? तो भारत और पाक विभाजन के कारण इसका क्या किया गया था? निर्धारण। क्योंकि भारत और पाक विभाजन की अगर बात करें तो भारत के अंदर एक आयोग आया था जिसका नाम था माउंटबेटन आयोग, जो कब आया था? 3 जून 1947 को। क्योंकि 3 जून 1947 को भारत में जब माउंटबेटन आयोग आया तो उसमें यही प्रस्ताव था कि भारत पाक विभाजन। तो माना यह भी जाता है कि भारत पाक विभाजन की जो नींव दोस्तों वो किस आयोग के तहत रखी गई थी? तो माउंटबेटन आयोग के तहत रखी गई थी। और माउंटबेटन आयोग की बात करें तो इसमें कुछ शर्तें भी थी कि भाई ये जो भारत है और पाकिस्तान है, ये दोनों अलग अलग राष्ट्रों की क्या कर रहा है? मांग कर रहा है। तो इनका अलग अलग विभाजन किया जाए और जितनी भी रियासतें हैं दोस्तों, जितनी भी रियासतें जो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान में मिल सकती है, और जो रियासत भारत में मिलना चाहती है वो भारत में मिल सकती है। तो इसी प्रकार से ये प्रस्ताव आया था दोस्तों। और इसमें से क्या हुआ कि भारत में कुछ रियासतें थी जो भारत में मिल चुकी थी, और कुछ रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी दोस्तों, और कुछ रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, जिसमें एक रियासत जम्मू कश्मीर थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी दोस्तों। जम्मू कश्मीर जो रियासत है वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, क्योंकि माना जाता है माउंटबेटन है जो वो बहुत बार हरी सिंह के पास गए थे कि भाई या तो पाकिस्तान में मिल जाओ या भारत के अंदर
मिल जाओ। लेकिन हरि सिंह ने कहा कि भाई मुझे क्या है, ये जो मेरा राष्ट्र है उसे मैं स्वतंत्र घोषित करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी के आधार पर माना जाता है बाद में इस जम्मू कश्मीर रियासत पर पाक कबायलियों के द्वारा इस पर आक्रमण कर दिया गया था और इस पर अधिकार करने की कोशिश की गई दोस्तों। तो बाद में हुआ क्या कि 26 अक्टूबर 1947 के दिन माउंट बेटन के द्वारा हरि सिंह जी के द्वारा क्या किया गया था कि विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। जम्मू कश्मीर विल्य पत्र पर भी हम किस में मिलना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी उनकी, जैसे कि अनुच्छेद धारा 370 और 35A कि भाई जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का क्या दिया जाए, दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसी आधार पर तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भाई हरि सिंह के द्वारा जो जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर वो कब किए गए थे, 26 अक्टूबर 1947 को। अगर पूछे बात करें माउंट बेटन की, तो माउंट बेटन के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो ये भी आपको याद रखना है, 27 अक्टूबर 1947 को किया गया। जबकि एक रियासत थी जूनागढ़ रियासत, जो वर्तमान गुजरात के अंतर्गत आती है, और माना यह भी जाता है कि 15 नवंबर 1947 के आसपास इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन वहां पर बाद में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ, और विद्रोह होने के कारण वहां पर जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह के तहत वो रियासत भारत में मिला ली गई, क्योंकि 99% वोट भारत के पक्ष में गिरे थे उसमें। तो राजस्थान का ये भी माना जाता है कि भारत की जो पहली रियासत थी जो जनमत संग्रह के तहत भारत में मिलाई गई थी दोस्तों। और एक रियासत थी जो जिसका नाम था हैदराबाद, और हैदराबाद भी पहले पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, और बाद में क्या किया गया, उसे भारत में मिला लिया गया दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये माउंट बेटन आया था, और माउंट बेटन के तहत ही किसका निर्धारण किया गया था, भारत और पाकिस्तान के मध्य, और भारत और पाकिस्तान का निर्धारण हुआ। लेकिन इसकी जो मध्य सीमा है, सीमा का निर्धारण वो किया था, इस व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों, तो सर साइरिल रैडक्लिफ, जिसने 14 अगस्त 1947 को इसका क्या कर दिया दोस्तों, निर्धारण। जबकि ये प्रकाशन में कब आई थी, 17 अगस्त 1947 में। और अब क्या है दोस्तों कि ये भी माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी विशेषता को लेकर कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, भी रेड क्लिफ रेखा की कोई विशेषता बता दो। तो हम विशेषता के संदर्भ में बात करें, भी रेड क्लिफ रेखा की निर्धारण सर साइरिल रैडक्लिफ ने किया। कब किया, 14 अगस्त 1947 को किया दोस्तों। और इसकी विशेषता क्या है कि माना यह भी जाता है कि ये जो रेड क्लिफ रेखा है, कौन सी रेखा दोस्तों, रेड क्लिफ है। ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसके बारे में ये बताया जाता है कि रेड क्लिफ रेखा के समांतर जो कौन सी नदी बहती है, तो ये भी याद रखना है कि रेड क्लिफ रेखा के जो समांतर नदी बहती है, नदी कौन सी गुजरती है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको कि सिंधु नदी बहती है दोस्तों। कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। और रेड क्लिफ रेखा के समांतर कौन सा, NH गुजरता है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना, NH 62 गुजरता है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है, जबकि हमारे राजस्थान की बात करें तो इसके समांतर NH 62 गुजरता है। और इसके अलावा ये बात करें तो ये रेड क्लिफ रेखा विश्व की एकमात्र सीमा रेखा है दोस्तों, विश्व की एकमात्र सीमा रेखा, सीमा रेखा जो रात के समय क्या करती है दोस्तों, चमकदार दिखाई देती है, जो रात के समय चमकती हुई प्रतीत होती है। और एक विशेषता यह भी है दोस्तों कि विश्व की एकमात्र सीमा रेखा सीमा रेखा जो
पेन, कलम या पेन से जिसका निर्धारण पेन या कलम से किया गया। तो विश्व की एकमात्र सीमा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इस प्रकार इस जो सीमा का निर्धारण किया गया था दोस्तों, इस प्रकार से जो सीमा का निर्धारण किया गया था भारत के अंदर दोस्तों। इस प्रकार से जो दोस्तों निर्धारण किया गया था, ठीक है, वो किसको लेकर किया गया था? कवाइल क्षेत्र के आधार पर भी, जहां पर सर्वाधिक जो बहुल्य मात्रा किसकी है दोस्तों? मुस्लिमों को है। जो अधिक मुस्लिम निवास करते हैं उस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया था? पाकिस्तान के नाम से, जो कि हिंदू कवाइल क्षेत्र था उसे नाम दिया गया था भारत दोस्तों। तो सॉरी, हिंदुस्तान। तो जो पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित किया गया, एक का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, दूसरे का नाम था दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान। इसी आधार पर इसका क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था, और वही कवाइल क्षेत्र के आधार पर किया गया। तो ये भी आपको सीमा के संदर्भ में क्या याद रखना है दोस्तों? विशेषता भी, रेड क्लिफ रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है पाकिस्तान में? तो सिंधु नदी, जबकि राजस्थान में NH-62 गुजरता है। और विश्व की एकमात्र सीमा रेखा जो रात के समय चमकदार दिखाई देती है, क्योंकि 2019-20 के अंदर इसकी नासा के द्वारा क्या की गई थी? पुष्टि की गई थी कि भाई ये जो सीमा है भारत और पाकिस्तान के मध्य, वो रात के समय क्या है कि चमकदार दिखाई देती है। क्यों देती है दोस्तों? क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था की गई है दोस्तों। इसी कारण यहाँ पर क्या है कि ये रात के समय क्या देखती है? चमकती हुई। और विश्व की एकमात्र सीमा रेखा जिसका निर्धारण पेन या कलम से किया गया है। तो क्यों किया गया? क्योंकि इनका बंटवारा जो मैप पर रेखा को खींचकर किया गया था दोस्तों। समझ में आ रही है दोस्तों? अब हम बात करें भी, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत राजस्थान में, ये दोस्तों क्या है, मैं सीमा बना देता हूं इस प्रकार से। तो ये जो राजस्थान की शुरुआत होती है रेड क्लिफ रेखा की, वो कहां से होती है दोस्तों? हिंदुमल कोट से होती है। कहां से होती है? हिंदुमल कोट। ये गंगानगर जिले में आता है दोस्तों। और दूसरे की बात करें समाप्ति की, बाखासर। और यहां पर ही माना जाता है ब्राह्मणों की ढाणी। ब्राह्मणों की ढाणी ये है कहां पर दोस्तों? बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है? बाड़मेर में। अब इसको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एक अभी की बार ग्राम सेवक के अंदर भी मुन्ना भाव क्षेत्र जो इसी रेड क्लिफ रेखा पर बाड़मेर में है, यहाँ पर है दोस्तों मुन्ना भाव क्षेत्र बाड़मेर में। कौन सा क्षेत्र है? मुन्ना भाव। ये पूछा गया था। मुन्ना भाव क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? तो बाड़मेर के अंदर स्थित है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों कि थार एक्सप्रेस जो अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन जो भारत का सबसे अंतिम है पाकिस्तान की ओर, तो वो है कौन सा दोस्तों? मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन, जो है कहां पर? बाड़मेर के अंदर अवस्थित है। और एक क्षेत्र और चर्चा में है जिसका नाम है बलकसागढ़ बलक क्षेत्र।
सागड़ ब्लॉक क्षेत्र। ये भी सागड़ ब्लॉक क्षेत्र भी क्या है दोस्तों, चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि सागड़ बाड़मेर के अंदर है, लेकिन सागड़ जो ब्लॉक क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर की सीमा पर स्थित है। और ये माना जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर भारत के अंदर भारत का पहला एकमात्र चीता अभ्यारण्य क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है कि भारत में एकमात्र जो चीता अभ्यारण्य है वो कहाँ पर प्रस्तावित किया गया, ब्लॉक क्षेत्र के अंदर किया गया, सागड़ ब्लॉक क्षेत्र, और माना जाता है या बल्द क्षेत्र। ठीक है, तो ये है कहाँ पर, जैसलमेर और बाड़मेर में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत हिंदुमलकोट से होती है, जबकि समाप्ति बाकासर ब्राह्मणों की ढाणी बाड़मेर, और इसी पर एक स्थान जिसका नाम मुन्नाभाव। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है राजस्थान के अंदर? तो इसका नाम है दोस्तों मुन्नाभाव रेलवे स्टेशन, जहां से थार एक्सप्रेस का क्या होता है, प्रचलन होता है दोस्तों। और एक क्षेत्र ब्लॉक क्षेत्र को ये भी याद रखना है आपको। अब ये याद रखना है कि ये जो सीमा लगती है दोस्तों कितनी लगती है, तो ये कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है दोस्तों। तो आज हमने इतनी बात की और नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों।